बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आप सब लोगों को गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद पर कुछ छुट्टियाँ हमने भी की, उम्मीद है आप लोगों की भी ईद खैरियत से गुज़री होगी। और ईद के बाद अब दोबारा से अदालती महाज से जो ख़बरें होंगी वो आपके सामने रखते हैं। आज पहला दिन है ईद के बाद और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट जारी की गई है जजेस की कारकर्दगी के हवाले से कि किस जज ने कितने केसेस सुने हैं। इसके अंदर जो घुमन घेरियाँ हैं वो आपके सामने रखेंगे। किस तरह से पुराने 5 जजेस को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है, किस तरह से उनको स्क्रीन से हटाने की कोशिश हो रही है और तमाम क्रेडिट जो है नए आने वाले जजेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद कल 11 जून है और इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली, बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत भी होने जा रही है। अभी तक क्या तैयारियां नैब ने की है, अंदर की ख़बर आपसे शेयर करेंगे और कल क्या होने के इम्कानात हैं ये भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपके सामने रखूँगा एक नुक्ता, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे इसलिए कि कल जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ जुमले फ्रीलांसर्स के हवाले से कहे। अब यूट्यूब पर जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जो बेरोज़गार थे, जिनके लिए हुकूमत ने पहले कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने जब फ्रीलांसिंग शुरू की और बाहर से उनके हवाले से जब पैसे आना शुरू हुए तब उन पैसों के ऊपर भी हुकूमत की नज़र है और उसके ऊपर भी तनख्वाहदार तबके के बाद सबसे बड़ा टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। पहले ये छोटा सा क्लिप ज़रा सुन लें, औरंगज़ेब साहब क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखता हूँ। अच्छा जी, औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप लोगों से नौकरियों का वादा करें। मैं इस हक़ में हूँ कि आप उनके लिए एक माहौल बनाएं और फिर वो ख़ुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें। तो हुजूरे वाला, एक तो माहौल पता नहीं अवाम के बारे में बनना है या नहीं बनना, लेकिन आपको वज़ीर ख़जाना बनाने के लिए पूरा माहौल बनाया गया और बाहर से लाकर आपको यहाँ पर बिठा दिया गया। हालांकि आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप अवामी वोटों से नहीं बैठे हुए, लेकिन आप अवाम की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए सबसे अहम तरीन ओहदे के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। बेहतर होता कि आप इलेक्शन लड़कर आते तो फिर आपको एहसास होता कि अवाम के सेंटिमेंट्स इस वक्त क्या है। तो जनाब आला, इस वक्त जो माहौल है वो इन्हीं जो तमाम फ्रीलांसर्स हैं इन्होंने ख़ुद क्रिएट किया है, इनको हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। जब इन्होंने अपना माहौल ख़ुद क्रिएट किया, बाहर से इनके नाम पर पैसे आ रहे हैं और जब हुकूमत इस बात पर इन्वेस्टमेंट लाने में नाकाम रही है तो फिर अब इनके ऊपर रिलाई किया जा रहा है, इनके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यही हमारा फ्यूचर है। ये इस बात की वाहिद और सबसे बड़ी नाकामी का वाहिद सबूत है कि आपके पास कोई और मुआशी प्लान जो है वो नहीं है। आप कभी क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, कभी आप ब्लॉकचेन की तरफ जा रहे हैं, कभी आप फ्रीलांसर्स के ऊपर टैक्स लगाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपका अपना मुआशी प्लान जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। SIFC का जो क़याम किया गया था वो बुरी तरह से नाकामी से दो चार हुआ और अब आप जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, पहले से मेहनत कर रहे हैं, जो जॉबलेस समझा जाता है तबका, फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके ऊपर भी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं ताकि बाहर से जो पैसा वो मुल्क के अंदर लेकर आते हैं उस पर भी टैक्स लगे और उनकी आमदनी और भी मज़ीद कम हो जाए। कोई अपना मुआशी प्लान बनाए, कोई अपना मुआशी प्लान बना के हुकूमत को कोई अवाम को कोई सहूलत दें तो फिर आप लोगों के हक़ में कोई क्रेडिट जाएगा भी सही। उल्टा आपने जो डिजिट्स कल शाया किए हैं, इमरान खान के दौर में 6% पे ग्रोथ जा रही थी और अब 2.5% पे आप बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। दुरुस्त सिमत में तब जा रही थी हुकूमत और उसको जिस तरह से गिराया गया, गिराने के बाद अब आप 4 साल के बाद कह रहे हैं कि अब आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और आपकी ग्रोथ जो है 2.5 और समथिंग और 2.6 समथिंग जा रही है। मतलब ये आपकी कामयाबी है। ये हुकूमत अपने मुंह से अपनी नाकामी वाज़े तौर पर बता रही है और बता रही है कि इमरान खान के दौर में जो हुकूमत चलती हुकूमत को चलता किया गया उस वक़्त सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो मुआशी डिजिट्स हैं वो ऊपर जा रहे थे। अब ये आप लोगों का प्लान है। अब इसके ऊपर मज़ीद क्या बात की जाए। फिर अब एक और चीज़ जो माजिद निज़ामी साहब का जो है ट्वीट है वो आपके सामने रखूँगा। उन्होंने कहा कि इकनॉमिक सर्वे 2025 के मुताबिक, जो आपने सर्वे दिए हैं ना, उसके मुताबिक 69% तकरीबन
69 एक कम 70% जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर बिजली ही नहीं है। सिंध के अंदर 43%, 43% स्कूलों में टॉयलेट्स ही नहीं है। 42% स्कूलों यानी 42% स्कूलों में पीने का पानी मुयसर नहीं है। और 39% जो स्कूल्स हैं उनकी 4 दीवारियां तक मौजूद नहीं है। तो ये जनाब सिंध के अंदर, और इस वक्त जो तमाम हुकूमत के सहूलतकार हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी बड़ी तकरीरें करते हैं। उनका कहना है कि उनकी तरक्की पसंदाना खुशनुमा तकारीर बाकी दुनिया के लिए, और अंदरूनी सिंध का वडेरों ने जो इस वक्त हाल किया है वो ये है। तो ये इसी तरह की अशराफिया अब पाकिस्तान के ऊपर, तमाम पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ है। और मईशत का अब ये बताया जा रहा है हमें कि अब हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। जो पिछले 4 साल अवाम का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को कम से कम 20 साल आप लोगों ने पीछे धकेल दिया, उसकी ज़िम्मेदारी भी आप लोगों के सर के ऊपर है। उसकी ज़िम्मेदार भी इस वक्त मौजूदा रजीम है। इमरान खान को हुकूमत से गिराने के बाद चलता सिस्टम ख़त्म किया। अच्छा था, नून लीग ने 5 साल हुकूमत मुकम्मल की थी, PTI भी अपनी 5 साल हुकूमत मुकम्मल करती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते और आवाम डिसाइड करती कि भाई किसको वोट देना है और कौन अगला वज़ीर ख़जाना होगा और कौन नहीं होगा। कम अज़ कम ताकतवरों के साथ ताल्लुकात की बिना पर को बाहर से लाकर नहीं बिठा दिया गया। और फिर सवालों के जवाब में इस तरह से डील किया जा रहा था, कह लगाए जा रहे थे और हंसा जा रहा था, जिस तरह से सामने बैठे हुए तमाम साफ़ी और रिपोर्टर कहीं जाहिल हैं और जंगल से उठकर आ गए और जो सवालात कर रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर एक कॉमेडी शो की तरह एक शो जो है वो कल लगाया गया। बहरहाल ये हमारे मुल्क का अलमिया है, क्या कह सकते हैं। बात इसके ऊपर ज़रा लंबी होगी। वापस आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेज़ कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है सिर्फ माह मई के महीने की 2025 की जजेज़ कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो की गई है। शॉर्टली आपको बताता हूँ, इसमें सर फहरिस्त हैं जस्टिस अमीन मिनहाज साहब कि जी उन्होंने 274 केस जो हैं वो निपटाए हैं, फैसले जारी नहीं किए, निपटाए हैं। उसके बाद मोहम्मद आज़म खान साहब ने 181 केसेस निपटाए हैं। मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने 134 केसेस निपटाए हैं। और उसके बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने 83, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 59 केसेस निपटाए, जस्टिस बाबर सत्तार ने 79, सरदार एजाज इसहाक ने 52, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने 65, समन रिफत साहिबा ने 71, खादिम हुसैन सोमरो साहब ने 80 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 131। अब डिवीज़नल बेंच में भी बताया गया है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जो उनके साथ जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीज़नल बेंच था उन्होंने 9 केसेस निपटाए। मोहसिन अख्तर क्यानी और सरदार एजाज इसहाक साहब का जो डिवीज़नल बेंच था उसमें 2 केसेस निपटाए। अब देखते जाइएगा गुम्मन घेरी और बारीक वारदात कहाँ पर है। मोहसिन अख्तर क्यानी और समन रिफत साहिबा का जो था उन्होंने 25 केसेस निपटाए। तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा पर मुश्तमिल बेंच ने 9, बाबर सत्तार साहब और एजाज साहब ने 64, एजाज इसहाक खान साहब पर मुश्तमिल 64, अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान पर मुश्तमिल बेंच ने 2। यानी कि छोड़ें, मैं क्या ये पढ़कर बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब ये कि जो नए जजेस आने वाले हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा केसेस निपटाए, 274 जस्टिस अमीन मिनहाज साहब ने निपटाए, और सबसे कम किसने निपटाए, पुराने जजेस ने। ये एक इस रिपोर्ट से ये तासुर पैदा हो रहा है कि जो नए जजेस आए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो पुराने जजेस हैं उन्होंने केसेस निपटाए ही नहीं है, कोई उनकी कारकर्दगी सबसे नीचे दिखाई गई है। इसका वाहिद मकसद क्या है? 2 मकासद इसके हो सकते हैं। एक तो ये दिखाना हो कि जो नए जजेस जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पुराने जजेस जो हैं उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जो ट्रांसफ़र वाला जो तमाम मामला है उसको दबाने की कोशिश कीजिए और ये कहा जाए कि देखिए कितनी अच्छी कारकर्दगी है नए जजेस की, पुराने जजेस से तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी देखनी होगी। केसेस निपटाना मामला नहीं होता, केसेस के फैसले, जजमेंट्स राइट करना, लिखना और जजमेंट्स जारी करना ये सबसे अहम होता है। किसी भी जज की कारकर्दगी जो है वो उसकी जजमेंट से जाहिर होती है कि आखिर उसने कितनी जजमेंट्स लिखी हैं और उन जजमेंट्स के ख़िलाफ़ कितनी अपीलें जो हैं वो ऊपर हायर कोर्ट में दायर की जा सकती हैं। ये होती है किसी भी जज की कारकर्दगी जांचने का तरीका। ये नहीं होता कि कितने निपटाया। और दूसरी सबसे डिवीज़नल बेंच में जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अहम तरीन और एमरजेंसी नौयत के केसेस निपटाए हैं। इसकी एक पूरी शीट है, वो पूरी शीट अगर मैं यहाँ पढ़ना शुरू करूँगा तो आप लोग ज़रूर बोर हो जाएंगे। लेकिन उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि नए जजेस की कारकर्दगी सबसे अच्छी है, पुराने जजेस की कारकर्दगी जो है वो अच्छी नहीं है। अब ये कल को 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक कारकर्दगी पर क्योंकि आगे तकर्रियाँ, आगे
जो सीनियरिटी का मामला, जिस तरह से चीफ जस्टिस किसने बनना है, कौन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कौन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बनेगा, तो इन तमाम मामलात का ग्राउंड इस वक्त सेट किया जा रहा है। बजाय इसके कि ये देखा जाए कि इस केसेस निपटाने वाले शीट के साथ, रिपोर्ट के साथ ये भी रिपोर्ट जारी होनी चाहिए कि किस जज के पास कितने केसेस लगाए गए, क्योंकि पुराने जजेस के पास अहम तरीन केसेस तो लगाए ही नहीं जा रहे। अहम तरीन क्या, बल्कि अक्सरियत केसेस उनसे लेकर नए जजेस को दे दिए गए और नए जजेस जो हैं वो केसेस को निपटा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 274 में से 32 केसेस इस शीट के मुताबिक अदर्स में आते हैं। अब ये अदर्स वो है, फॉर एग्जांपल एक टैक्स का केस है, वो टैक्स का केस लगा हुआ था, उसके अंदर मजीद दरख्वास्तें जब आ जाती हैं तो वो अदर्स के ज़ुमरे में चली जाती हैं। तो 274 में से 32 अदर्स थी। तो ये कहना कि अब 274 में 32 वो हैं जो एक केस के अंदर मुतफर्रिक दरख्वास्तें हैं, तो एक केस निपट गया और बाकी 32 वो और मेन केस 33, तो एक झटके में तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो 33 केसेस ही निपट जाएंगे और कहा जाएगा देखिए जी इस जज ने कितना काम किया है। तो ये इस वक्त बारीक वारदात है जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुराने जजेस को डिस्करेज करने के लिए नए जजेस की कारकर्दगी जो है बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है कि उन्होंने कितने केसेस निपटाए। ये भी इसके साथ जारी करे रिपोर्ट कि किसके पास कितने केसेस लगे, उसमें से कितने केसेस की उसने जजमेंट की, उन जजमेंट्स की क्वालिटी क्या थी और उन जजमेंट्स के बाद उन कौन कौन सी जजमेंट है जिनके खिलाफ अपीलें हायर कोर्ट में जा सकती हैं, वो मामला हो। बहुत फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पुराने केसेस थे और नई कानून साजी और वो केसेस ख़त्म हो गए। इसी तरह ये केसेस तमाम उसके अंदर मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि जैसे इनाम अमीन मिनाज साहब ने सबसे ज़्यादा केसेस निपटाए हैं और उनकी कारकर्दगी इस वक्त सबसे आला तरीन है, जबकि पुराने जजेस के पास केसेस लगाए ही नहीं जा रहे। ख़ास तौर पर इंपॉर्टेंट अहम तरीन केसेस बिल्कुल नहीं लगाए जा रहे। और ये भी खबर है कि इसी कारकर्दगी रिपोर्ट के ऊपर अगर फ्यूचर में आईनी बेंच बनता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो उसमें जजेस शामिल करने का जो क्राइटेरिया है वो इसी रिपोर्ट पर जो है वो किया जाएगा। और फिर जुडिशल कमीशन में जाहिर है जिस तरह से हाथ खड़े किए जाते हैं वहाँ पर देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, उसके हक में वोट्स जो हैं वो देकर उनको फिर आईनी बेंचेस में और अहम तरीन तकर्रियों में शुमार किया जाएगा। तो ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो जारी शुदा रिपोर्ट है उसकी असल में हकीकत है। और अब आते हैं इमरान खान साहब के केस के मुतालिक। आखिर पर ज़रूर बताता चलूँ, कल इमरान खान साहब का केस जो है और बुशरा बीबी साहिबा का वो केस कल है, उसमें आज तक आज 10 जून होने वाली है और 10 जून में तकरीबन 2 बजने वाले हैं। अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन, किसी किस्म की कोई ख़बर मौसूल नहीं हुई कि नैब ने अपनी टीम में कोई इजाफा किया है या सीनियर प्रोसिक्यूटर को तैनात किया है, क्योंकि पिछली दफ़ा वक्त ही नैब ने इसीलिए लिया था राफ़े मकसूद साहब ने कि जी हमने नई तब्दीलियां करनी है, नई टीम नोटिफाई करनी है। और जैसे सरफराज डोगर साहब ने उनको वक्त इसीलिए दिया था कि आप नया जो प्रोसिक्यूटर है उसको नोटिफाई कर लें। लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं है, किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया कि नैब का कोई प्रोसिक्यूटर जो है वो नोटिफाई कर दिया गया। हाँ, दिन 2 बजे 10 जून के बाद 10 जून दिन 2 बजे के बाद अब हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, कल यही होगा कि नोटिफिकेशन जी कल हुआ है, आज हमें तैयारी के लिए मज़ीद वक्त दे दें और फाइल क्योंकि पूरी हमारे पास है नहीं और मज़ीद हमें कम से कम 2 हफ्तों के लिए वक्त चाहिए। तो हो सकता है कल फिर इस केस में कुछ ना हो, जिसके कवी इम्कानात यही है कि कल कुछ नहीं होगा और मज़ीद वक्त जो है प्रोसिक्यूटर को इसलिए दे दिया जाएगा क्योंकि गुज़श्ता रोज़ नोटिफाई किया है। तो अब ज़ाहिर है उनको तैयारी के लिए, केस बिल्ड करने के लिए, अपने आर्गूमेंट्स रेडी करने के लिए मज़ीद वक्त चाहिए। तो कम से कम 2 हफ्ते तो देने चाहिए। तो 2 हफ्ते दिए जाएँ या ना दिए जाएँ, 1 हफ़्ता फिर से दे दिया जाएगा। और ये भी बहाना हो सकता है कि जी ईद की छुट्टियां थीं और तमाम लोग मसरूफ़ थे और इस वजह से नोटिफाई नहीं किए जा सके, तो इसलिए 10 जून बहुत लेट नोटिफाई हुआ है और 11 जून को समात, इसलिए वक्त चाहिए और फिर वक्त दे दिया जाएगा। तो इसलिए कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ बड़ी हैपनिंग या बड़े फैसले के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। तो ये जनाब तमाम तर हकीकत है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।